नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ अपने घर पर होंगे। बच्चों, आप लोगों ने जो भी होमवर्क करके भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अपने लेखनी पर ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा साफ और सुंदर लिखना है। बच्चों, कल मैंने त्रिभुज के बारे में आपको विधिवत जानकारी दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज हम आपको मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम है तो बहुत छोटी, लेकिन बार बार उसके कारण से हम भूल करते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए बच्चों, अभी आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से देखिए। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिजिट के बारे में बताऊँगा। डिजिट क्या होता है? डिजिट मीन्स होता है अंक। अंक हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक जो हमारा एक अंक का डिजिट होता है उसे हम अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। यही एक बेसिक कंसेप्ट है मैथ का। बेसिक इसी डिजिट के सहारे हम लोग बहुत सारी संख्याएं बनाते हैं जो कि अनंत तक होती है। जैसे अभी हमें अगर संख्या बनानी है तो हम बनाएंगे, मान लो 3 लिखे हैं डिजिट, और इसमें एक डिजिट और जोड़ देंगे 7, तो हमारी ये संख्या हो गई नंबर 37। और देख लो बच्चों, मैंने लिखा 4 डिजिट और इसमें मैंने एक डिजिट और जोड़ा 9, ये हमारा नंबर हो गया, ये हमारी संख्या हो गया 49। इसी प्रकार से एक डिजिट 3, दूसरा डिजिट 4 और तीसरी डिजिट मैंने ले लिया 5। ये हमारी हो गई 3 डिजिट की संख्या, जिसको हम पढ़ेंगे 345, यानी कि 345। बच्चों, हम लोग अब एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जीरो का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जीरो क्या होता है? शून्य। बच्चों, आप जान लो कि जीरो का अपना कुछ भी मान नहीं होता। जीरो का अपना कुछ भी मान नहीं होता। जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, यदि जो जीरो किसी भी डिजिट के राइट साइड में लिखा जाता है तो उस डिजिट का जो मान होता है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर हम 1 के राइट साइड में 0 लिख देते हैं तो जो 1 था वो 10 गुना बढ़कर 10 हो गया, और इस 10 के अगर हम राइट साइड में 0 लिखते हैं तो ये 10 जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा। बच्चों, अगर मैं इसमें एक 0 और लगाता हूँ तो जो ये 100 है, ये 100 भी 10 गुना बढ़ करके 1000 हो जाता है। तो जीरो का अपना कोई महत्व नहीं है, कोई उसका वैल्यू नहीं है। लेकिन ज़ीरो की वैल्यू तब होती है जब हम किसी भी डिजिट के राइट साइड में 0 को लिखते हैं। अगर हम इसी 0 को किसी भी डिजिट के लेफ़्ट साइड लिखें तो इस 0 का कोई महत्व नहीं होगा। चाहे एक बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, ये संख्या जो हमारी है एक ही रहेगी। अगर हम किसी संख्या के बीच में 0 लिख दें, जैसे 507, बच्चों इसका हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान हम जब निकालते हैं तो पहले हम इस संख्या को लेते हैं। ये संख्या मान लो हमारा है 5। तो इस संख्या के राइट साइड जितनी संख्याएं होती हैं उतने 0 हम यहाँ लगाते हैं। तो ये 5 का जो प्लेस वैल्यू हो गया, ये हो गया 500। और ये संख्या बेटा 0 है बच्चों। ये 0 का जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 लिख लेंगे, और 0 के साइड में जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम उतने 0 लगाएंगे। तो यहाँ एक 0 लिखें या 4 0 लिखें, कोई मतलब नहीं निकलता। 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही होता है। और ये जो हमारा 7 है, 7 उतार लेंगे। इसके बाद 7 के बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये 7 जो है, 7 का प्लेस वैल्यू 7 ही हो गया। 0 का प्लेस वैल्यू 0 हो गया, और 5 का प्लेस वैल्यू 500 हो गया। तो बच्चों, यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि 0 का अपना कोई महत्व नहीं है। 0 का महत्व तब होता है जब 0 किसी भी डिजिट के राइट साइड में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
किसी संख्या का शून्य में गुणा किया जाए या शून्य से में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव शून्य ही होता है। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। कोई भी संख्या हो, यदि हम उसको 0 से गुणा करेंगे या 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, उसका जो मान आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो सदैव हमेशा 0 शून्य ही आएगा। जैसे 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। जब 0 को हम 5 से गुणा किए तो 0 आ गया। 7 को मैंने 0 से गुणा किया तब भी 0 आया। 3 को मल्टीप्लाइड बाई 3, 0 को 3 से गुणा किया तो 0 आया। 9 को 0 से गुणा किया फिर भी 0 आया। a को 0 से गुणा किया फिर भी 0 आया। तो किसी भी दशा में, चाहे आप किसी संख्या को 0 से गुणा करो या 0 में किसी संख्या से गुणा करो, उसका जो परिणाम आएगा, उसका जो गुणनफल आएगा, वो सदैव 0 आएगा, शून्य। आगे बच्चों, आगे देखो आप लोग, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य ही होता है। अगर हम शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा शून्य आएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, शून्य में मैंने 7 से भाग दिया, 0 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 0। तो 0 शून्य में किसी भी संख्या से हम भाग दें, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी होगी, अगर भाज्य जो है वो 0 होगा तो हमारा जो भागफल होगा वो सदैव 0 ही होगा। आगे देखते हैं बच्चों, किसी भी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफिनिट होगा, अनंत होगा। किसी भी संख्या में शून्य से भाग दो, अगर हम किसी भी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो संख्याएं जो आती है, जो उसका भागफल आता है, वो अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। 10 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू अनंत, 20 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू अनंत। 8 में हम 0 से भाग देते हैं तो ये भी अनंत आया। 25 में 0 से भाग देंगे तो इसका भी भागफल अनंत ही आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, किसी संख्या की घात यदि शून्य हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे 20 घाते 0 इज इक्वल टू 1, 7 घाते 0 इज इक्वल टू 1, 6 घाते 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात शून्य होगा तो उसका उत्तर जो आएगा वो सदैव 1 आएगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो। आगे चलते हैं, किसी संख्या को यदि उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव 1 आता है। जैसे 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 7 में भाग देंगे तो 7 एकन्नम 7, 1 आ गया। 10 में 10 से भाग दिया तो 7 से 7 कट जाएगा, 1 आ गया। 10 एकन्नम 10, 1 आ गया। 15 एकन्नम 15, 1 आ गया। 5 एकन्नम 5, 1 आ गया। तो आप समझ सकते हो बच्चों कि किसी संख्या को स्वयं से अगर भाग दिया जाए, उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव 1 आता है। अब हम गुणा का कुछ नियम है गुणा करने का, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और हमेशा क्लियर रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा बच्चों आपको। गुणा में देखो बच्चों, अगर गुणा में हम धनात्मक संख्या को धनात्मक से गुणा करेंगे, धन को धन से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर जो आएगा वो धन ही आएगा। जैसे हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो 20 आ रहा है। 5 को 4 से गुणा किया, इसमें कोई मैंने चिन्ह नहीं लगाया है, कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है तो वो हम उसको धनात्मक मानते हैं। ये हम मान लेते हैं कि इसमें धन, ये जो संख्या है वो धनात्मक है, प्लस है। तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। धन को जब धन से गुणा करते हैं तो उसका जो उत्तर आता है तो वो धन ही आता है, धनात्मक ही आता है, दोनों जुड़ जाते हैं। बच्चों, जब हम ऋण को ऋण से गुणा करते हैं, मतलब माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो उसका भी जो योग होता है वो जुड़ जाता है। जैसे -3 इंटू -4 इज इक्वल टू 12, ऋण ऋण मिल करके भी जुड़ जाता है।
और बच्चों इसके आगे देखो आप, अगर हम धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा वो ऋणात्मक ही आएगा। जैसे +7 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू 7 में 3 से गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21। चूँकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए इसमें इसका जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा, -21। और यदि हम माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, फिर भी इसका जो आंसर आएगा वो माइनस ही आएगा। जैसे -2 मल्टीप्लाइड बाई +8, 8 में 2 से गुणा करिए, 8 दूनी 16, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। आगे चलते हैं बच्चों, ये नीचे देखते हैं पहले। अगर हम माइनस से 3 बार गुणा करें, 3 बार या 5 बार या 7 बार, मतलब ऑड टाइम्स, विषम बार अगर हम माइनस से गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या आता है आंसर। माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, तो इसका हमेशा जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा। जैसे -2 इंटू -3 इंटू -4। बच्चों यहाँ देख लो आप लोग, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है और एक माइनस बच गया, फिर जब प्लस माइनस हो गया तो उत्तर माइनस आएगा। इसलिए जब 3 बार माइनस हो गुणनखंड में, या 5 बार माइनस हो, या 7 बार माइनस हो, तो जो उसका आंसर आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा, माइनस में ही आएगा। -2 इंटू -3 इंटू -4, तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये -24 आएगा। बच्चों जब हमारी संख्या इवन में होगी, जैसे 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो, 10 बार हो, अगर हम इवन टाइम माइनस से गुणा करते हैं तो जो हमारा उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, -3 मल्टीप्लाइड बाई -7 मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड -2, इसका जब आपस में चारों का गुणा करेंगे तो आपको संख्या जो मिलेगी वो मिलेगी 168, और ये धनात्मक होती है। धनात्मक को हम धन लिखें या न लिखें, वो धनात्मक ही माना जाता है। तो जब हमारी जो ऋण संख्याओं का जो गुणनखंड होगा, अगर हमारा अनेक बार होगा और वो इवन होगा, मतलब सम बार होगा, तो उसका उत्तर जो होगा हमेशा धनात्मक आएगा। अगर हमारा जो ऋणात्मक गुणनखंड है वो इवन ऑड बार है, मतलब विषम बार है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, तो उसका जो आंसर आएगा बच्चों वो हमेशा ऋणात्मक में ही आएगा। आगे देखते हैं, धनात्मक संख्याएं आपस में हमेशा जुड़ जाती हैं। धनात्मक संख्याएं आपस में हमेशा जुड़ जाते हैं। 4 + 2 = 6। एग्जाम्पल में देखो बच्चों, 4 धनात्मक है, इसमें धनात्मक 2 जोड़ते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ गया, 6 हो गया। +7 +3 दोनों धनात्मक है तो ये +10 हो गया। इसमें हम प्लस यहाँ न लिखें तभी कोई बात नहीं, यहाँ न लिखें तभी कोई बात नहीं है, नहीं लिखने पर भी हमारा जो संख्या होता है वो धनात्मक ही माना जाता है। तो धनात्मक संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ जाती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी हमेशा आपस में जुड़ जाती हैं, जैसा कि आपने ऊपर अभी यहाँ पर देखा है, ये धन धन। तो ऋण 3 ऋण 5 = ऋण 8। -3 -5 जो आपस में जुड़ेंगे ये -8 हो जाएंगे। -4 और -7 जब आपस में जुड़ेंगे तो -11 हो जाएंगे। -2 और -3 आपस में जुड़ेंगे तो -5 हो जाएंगे। -7 -4 और -5 जब आपस में मिलेंगे तो ये -9 हो जाएंगे। बच्चों आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, निश्चित ही आपको मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आप लोगों को आगे चल के दिक्कत पैदा कर सकता है, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बिल्कुल आराम से आप मैथ के सारे कंसेप्ट को समझ जाएंगे। थैंक यू बच्चों, नमस्कार, थैंक यू।